Hello students, today we are going to discuss about what is wave motion and types of waves। एक एक करके चीज़ों को हम लेके चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं समझने की कि वेव क्या है, व्हाट इज वेव। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम वेव को समझें, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि समुद्र में लहरें चल रही हैं, तो हम कब ये बोलते हैं कि लहरें उठ रही हैं या लहरें चल रही हैं। ये सी का लेवल है। जब पानी इस लेवल से ऊपर या नीचे जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि सी में, समुद्र में लहरें चल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी पहले स्टेबल था, बिल्कुल रेस्ट स्टेबल था, एक लेवल पे था, एकदम से कुछ डिस्टरबेंस हुई, उस डिस्टरबेंस की वजह से पानी ऊपर या नीचे हो गया। तो वेव सिंपली क्या है, वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस और वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। तो वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। अभी तक हमने इतना ही समझा है। इसकी फुल डेफिनेशन जब हम वेव को कंप्लीट समझ लेंगे, वेव है क्या, तब हम इसकी पूरी डेफिनेशन लिखेंगे। अभी तक हमने इतना समझा कि कुछ डिस्टरबेंस हुई, उस डिस्टरबेंस की वजह से पानी का लेवल ऊपर या नीचे गया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, वेव। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर रही है। तो वेव कैन बी एनी वेरिंग क्वांटिटी, any varying quantity plotted against time, plotted against time। अब इसका मीनिंग क्या है, एनी वेरिंग क्वांटिटी प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। अब देखिए, जब भी मैं किसी वेरिंग क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, यहां पर कोई क्वांटिटी है। अब ये क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है, एम्पलीट्यूड हो सकता है, इंटेंसिटी हो सकती है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, टाइम के साथ चेंज करेगा। अब समुद्र में लहरें उठती है, ऐसा तो नहीं है कि सब एक बराबर होती हैं, कोई बड़ी लहर होगी, कोई छोटी लहर होगी। तो उस क्वांटिटी को हम अगर टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर दें तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, वेव। अब ये एम्पलीट्यूड बड़ा भी हो सकता है, दूसरी का छोटा भी हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है। तो ये क्वांटिटीज टाइम के साथ चेंज हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ड्रॉ करें तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं, दैट इज वेव। अब यहां पर एक टर्म आती है कि वेव कैन बी ट्रांजिएंट, वेव ट्रांजिएंट भी हो सकती है, एंड इट कैन बी कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पर इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझिएगा। एक वर्ड हमने लिखा ट्रांजिएंट, एक वर्ड हमने लिखा कॉन्टिन्यूअस। ट्रांजिएंट का मतलब अगर मैं हिंदी में सिंपल बोलूं तो रुक रुक कर या थोड़ी थोड़ी देर बाद। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार। ऐसी वेव्स जो रुक रुक कर फ्लो होंगी या उठती रहेंगी, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट वेव। कॉन्टिन्यूअस कब होगी, जब कंटिन्यूअसली चल रही है, वहां पर कोई भी बीच में कोई रुकावट नहीं है, वेव फ्लो कर रही है कॉन्टिन्यूअसली, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेव। ट्रांजिएंट वेव को हम बोलते हैं पल्स, और कॉन्टिन्यूअस वेव को हम बोलते हैं वेव ट्रेन। ट्रांजिएंट ऐसी वेव्स जो रुक रुक कर चलेंगी उनको बोला जाता है पल्स। ऐसी वेव्स जो कॉन्टिन्यूअसली चलेंगी उनको बोला जाता है वेव ट्रेन। अब ट्रांजिएंट और पल्स का मीनिंग क्या है, वेव ट्रेन क्या है, कैसे बनती हैं, इन्हें एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पल्स एंड व्हाट इज वेव ट्रेन।
वी हैव अ स्ट्रिंग जिसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया, फिक्स्ड, दिस इज स्ट्रिंग। कंसीडरेशन आप अपने हिसाब से लिखते रहिएगा। वी आर कंसीडरिंग अ स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट वन एंड। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, इस फिक्स्ड स्ट्रिंग को जो साइड इसकी फिक्स नहीं थी, यहां से मैंने इसे हाथ से पकड़ा, हाथ से इसे कस के पकड़ा एंड आई एम गिविंग अ जर्क टू इट इन अपवर्ड डायरेक्शन। मैं इसे ऊपर की डायरेक्शन में जर्क देता हूं। जैसे ही ऊपर की डायरेक्शन में जर्क दूंगा, हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से। जैसे ही मैं एक जर्क ऊपर की तरफ दूंगा, वो जो एक पल्स, एक वेव क्रिएट हुई, वो आगे की तरफ ट्रेवल करेगी, वो वेव आगे की तरफ ट्रेवल करेगी। दिस इज कॉल्ड पल्स, दिस इज पल्स। तो हमने यहां पर क्या किया, एक जर्क ऊपर दिया, फिर हमने उसे छोड़ दिया, तो वो जो एक वेव क्रिएट हुई, दिस इज कॉल्ड पल्स। अब ये ट्रांजिएंट है, मैं कॉन्टिन्यूअसली जर्क नहीं दे रहा हूं। अगर कॉन्टिन्यूअसली जर्क नहीं दे रहा हूं तो दैट इज ट्रांजिएंट। अब अगर इसी मोशन को मैं कंटिन्यूअसली रिपीट कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, अगर इसी मोशन को मैं जर्क कॉन्टिन्यूअसली देता रहूं तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से स्ट्रिंग की पोजीशन मुझे दिखाई देगी। दिस इज कॉल्ड वेव ट्रेन, दिस इज वेव ट्रेन। आप वर्ड से समझ सकते हैं, पल्स मींस एक पल्स, एक वेव। वेव ट्रेन मींस जिसमें बहुत सारी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेव ट्रेन। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट समझते हैं कि वेव हमारे पास, या वेव्स वन डायमेंशनल भी हो सकती हैं, टू डायमेंशनल भी हो सकती हैं और थ्री डायमेंशनल भी हो सकती हैं। अब 1D, 2D, 3D का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। Waves can be number one dimensional का एग्जाम्पल, waves created in string में जब हम ऊपर नीचे जर्क देते हैं, उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो वन डायमेंशनल वेव्स होंगी। नंबर टू डायमेंशनल वेव्स का एग्जाम्पल कोई बता सकता है? वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पानी के सरफेस में कभी पत्थर मार के देखना, पानी के सरफेस पे जैसे ही मैं पत्थर मारूंगा, हमें कुछ इस तरह से चारों तरफ वेव्स ट्रेवल करती हुई दिखती हैं। दोज आर द एग्जाम्पल ऑफ 2D वेव। नंबर 3 डायमेंशनल वेव्स। एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल वेव्स इज साउंड वेव ट्रेवलिंग इन एयर। साउंड वेव ट्रेवलिंग इन एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल वेव। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हमने, अब देखते हैं कि वेव की जो हम एग्जैक्ट डेफिनेशन पे आना चाहते हैं। एक तो हमने बोला कि वेव क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस है। इसके आगे और क्या हो सकता है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल यहां पर हमने अभी लिया था, उसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा प्लॉट करता हूं कि ये हमारे पास स्ट्रिंग थी, एक एंड फिक्स था, हमने इसे ऊपर नीचे जर्क दिया तो हमें कुछ इस तरह का मोशन मिला, जिसे हमने बोला था कॉन्टिन्यूअस वेव ट्रेन। ओके, अब जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग को जर्क देता हूं ऊपर नीचे, इसका मतलब मैं कुछ वर्क डन कर रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं, जिस काम की वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है। जो काम हमने क्रिएट किया, ये क्या कर रहा है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिस्टरबेंस, एंड डिस्टरबेंस इज अ काइंड ऑफ एनर्जी।
डिस्टरबेंस क्या है? एक तरह की एनर्जी है। तो जो हमने वर्क किया वो डिस्टरबेंस में कन्वर्ट हुआ। डिस्टरबेंस मींस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टरबेंस ट्रेवल हो रही है। इसका मतलब क्या ट्रेवल हो रहा है? एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि वेव अपने साथ क्या कैरी करके लेके जाती है? वेव अपने साथ एनर्जी कैरी करके लेके जाती है। एक बार दोबारा से समझिए मैंने क्या बोला। कोई स्ट्रिंग है, उसकी स्टेबल पोजीशन क्या है? अब हर कोई चीज हमेशा रेस्ट पर रहना चाहती है। तो स्ट्रिंग की स्टेबल स्टेट ये है, वो रेस्ट पर रहना चाहती है। अब अगर मैं इसे इसकी रेस्ट पोजीशन में कोई छेड़छाड़ करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं कोई वर्क डन करता हूं, अब यहां पे हमने वर्क डन क्या किया? इसे ऊपर नीचे जर्क दिया और कंटिन्यूअसली जर्क दिया। या आप एक जर्क की बात भी करोगे तो यहां पे पल्स क्रिएट होगी। एक ही बात है समझने के लिए। हमने क्या किया? बार बार इसे कंटिन्यूअसली जर्क दिया तो एक वेव ट्रेन प्रोड्यूस हो गई। अब हमने क्या बोला कि जैसे ही हम इसे जर्क देते हैं हम इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्टर्बेशन क्रिएट हुई है। तो ये जो डिस्टर्बेशन क्रिएट हुई है इसकी वजह से क्या हुआ कि एनर्जी आगे की तरफ फ्लो कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डिस्टरबेंस अगर आगे को ट्रेवल कर रही है इसका मतलब डिस्टरबेंस क्या है? काइंड ऑफ एनर्जी। एनर्जी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो हमने क्या बोला? तो यहां से मैं क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं? नंबर 1, अ पल्स और वेव ट्रेन, अ पल्स और वेव ट्रेन इज द रिकॉर्ड ऑफ its past history। अब ये जो ये वाली वेव होगी ये रिकॉर्ड है कि इसके साथ हमने पीछे क्या किया होगा, वही हमने यहां पे लिखा है। कोई पल्स या कोई वेव ट्रेन रिकॉर्ड है अपनी पास्ट हिस्ट्री का कि उसके साथ पास्ट में क्या किया गया है। यहां पे क्या किया गया? वर्क डन किया गया है, डिस्टरबेंस की गई है। ओके। सेकेंड थिंग हम क्या कह सकते हैं? व्हेन a pulse or wave travels in forward direction, ये अपने साथ क्या लेके जाती है? It carries energy with it। ये अपने साथ डिस्टरबेंस यानी एनर्जी लेके जाती है, एनर्जी विद इट। थर्ड, जैसे ही ये पल्स या वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, अब जो सिस्टम के पार्टिकल्स यहां पे कहीं कोई पार्टिकल होगा तो ये इसे भी क्या करेगी? ऑसिलेटरी मोशन में ले आएगी। अब मोशन कुछ इस तरह से हो रहा है तो वो जो सिस्टम होगा या जो भी पार्टिकल इस वेव के कांटेक्ट में आएगा ये उसे भी क्या करेगी? उसी मोशन में कन्वर्ट कर देगी जिस मोशन में ये खुद चल रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन अ पल्स और वेव रीचेज एट सर्टेन पॉइंट इट starts oscillation of the string particle। अब यहां पे हमने स्ट्रिंग ली है, सिस्टम हमने स्ट्रिंग लिया है, तो वो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स जो भी इस वेव के कांटेक्ट में आएंगे वो भी क्या होंगे? ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो भी हो सकता है, अप एंड डाउन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने वर्क डन किस काइंड का किया है। तो हम यहाँ पे सिंपल वर्ड लिख रहे हैं कि व्हेन अ पल्स और वेव रीचेज एट सर्टेन पॉइंट इट स्टार्ट्स ऑसिलेशन ऑफ द स्ट्रिंग पार्टिकल्स। तो अब हम पूरी तरह से समझ चुके हैं कि वेव क्या है, ये अपने साथ क्या कैरी करके लेके जाती है, ये क्या अपने साथ हिस्ट्री लेके चलती है। तो अब कोशिश करते हैं वेव को कंप्लीटली डिफाइन करने की कि वेव क्या है। नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज वेव एंड व्हाट इज वेव मोशन। सो
we can say what is wave or wave motion. It is a kind of disturbance. It is a kind of disturbance which travels in forward direction and carries एनर्जी. और एनर्जी के साथ आप एक चीज और लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन. जो हमने बोला था कि ये हिस्ट्री भी साथ लेके चलती है, तो आप लिख सकते हैं एंड कैरीज एनर्जी और इंफॉर्मेशन. इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कैरीज एनर्जी और इंफॉर्मेशन with it and setting up particles of medium in oscillatory motion. और साथ में ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ऑसिलेटरी मोशन किस वजह से होगा. ऑसिलेटरी मोशन will be due to elasticity and inertia. तो इस तरह से आप वेव या वेव मोशन को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हो. अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स. टाइप्स ऑफ वेव्स. वेव्स को हम किन किन बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, वो क्या है कि जो वेव है वो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या है. नंबर 2, जो मीडियम पार्टिकल उसके कांटेक्ट में आएंगे उनका जो प्रोपागेशन का जो पाथ रहेगा वो क्या रहता है. तो हम बोल सकते हैं कि वेव्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ direction of propagation of wave and direction of propagation of medium particles. डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन और ऑसिलेशन. तो इनके बेस पे जो पहला टाइप हमारे पास आता है दैट इज, फर्स्ट टाइप इज ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? इफ वेव इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन एंड कोई मीडियम पार्टिकल, मान लीजिए यहां पर कोई मीडियम पार्टिकल है, अगर उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इस वेव की डायरेक्शन के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर रहती है, तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन और ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल इज perpendicular to direction of
propagation of wave, then such type of wave is called transverse wave. ट्रांसवर्स का मतलब ही क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलर. सेकेंड टाइप इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव. लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ही क्या होता है? दैट इज लेंथ वाइज. तो अब आपको क्लियर होगा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसी होगी. इफ ऐसा अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, तो अगर यहां पर कोई मीडियम का पार्टिकल होगा, अब स्प्रिंग कैसे आपका स्ट्रेच या कंप्रेस हो सकता है? तो या तो वो ऐसे खींचेगा या ऐसे कंप्रेस होगा. तो जो मीडियम इसके कांटेक्ट में आएगा उसका मोशन भी कैसा रहेगा? या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा. तो उसकी डायरेक्शन क्या रहती है? इन दोनों में से कोई भी हो सकती है. दैट इज अलोंग द लेंथ. इफ वी कैन से इफ direction of propagation of medium particle is along the direction of propagation of wave, then such type of wave is called longitudinal wave. अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो यहां पे आपको दिख भी रहा होगा. एक केस में हमने स्ट्रिंग ली है, दूसरे केस में हमारे पास स्प्रिंग का मोशन है. तो स्ट्रिंग में जो भी वेव मोशन होगा दैट इज ट्रांसवर्स वेव. और स्प्रिंग में अगर पूछा जाए कौन सी वेव्स क्रिएट होती हैं, दोज आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो ये तो हमने देखा टाइप्स ऑफ वेव किसके बेसिस पे? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के बेसिस पे. सेकंड जो हमारे पास क्राइटेरिया आता है दैट इज सेकंड क्राइटेरिया जो हमारे पास रहता है दैट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. दूसरा क्राइटेरिया है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो इसके बेस पे जो पहले टाइप की हमारे पास वेव है दैट इज प्रोग्रेसिव वेव. दूसरा नाम और क्या दिया जाता है? प्रोग्रेसिव वेव और ट्रेवलिंग वेव. तो ये कौन सी वेव्स होती हैं? इफ देयर इज कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ energy across any cross section, then such type of waves are called progressive और ट्रैवलिंग वेव. ऐसी वेव्स जिनमें किसी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस कंटिन्यूअस एनर्जी का ट्रांसफर फॉरवर्ड डायरेक्शन में या जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऐसी वेव को बोला जाता है प्रोग्रेसिव और
ट्रेवलिंग वेव। सेकंड काइंड दैट इज स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। अब ये कैसी वेव होंगी? स्टेशनरी मीन्स बिल्कुल स्टेशनरी हैं, खड़ी हैं। स्टैंडिंग एक जगह या तो बैठी हुई हैं। तो ये वेव कैसे हो सकती है? अगर ये स्टेशनरी है, वेव तो क्या होती है? जो डायरेक्शन में ट्रेवल करती रहती है। तो ऐसी वेव को हम क्या लिख सकते हैं? इफ, यहां से आपका एक कंसेप्ट और क्लियर होगा। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ एनर्जी, इसे ध्यान से समझिएगा। स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव क्या है? इफ देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ एनर्जी अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, देन such type of waves are called stationary or standing waves। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, पहले समझ लीजिए है क्या। अगर एनर्जी का नेट फ्लो नहीं हो रहा है, एनर्जी का फ्लो जीरो है, तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। अब यहां पर क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है, वो क्वेश्चन है कि अगर एनर्जी का नेट फ्लो नहीं है तो ये वेव कैसे हो सकती है? जब हमने वेव की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने बोला इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, साथ में अपने साथ एनर्जी कैरी करके लेके जाती है। तो यहां पर तो हम बोल रहे हैं कि देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ एनर्जी, तो ये वेव कैसे हो सकती है और ऐसी वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो सकती हैं? तो ये बहुत अच्छा यहां पर एक कंसेप्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि नेट फ्लो जीरो है? अगर मान लीजिए ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम है, मान लीजिए ये कोई वेव है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल की, और मान लीजिए ये यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस जहां से चली थी वहीं पर वापस आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितनी एनर्जी वो साथ कैरी करके लेके गई उतनी ही एनर्जी वापस भी तो ले आई। नेट फ्लो कितना हुआ? जीरो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये वेव नहीं है। वेव तो है, वेव मोशन तो है, लेकिन नेट फ्लो क्या हुआ? इसमें जीरो हुआ। और नेट फ्लो जीरो कैसे हुआ? जितनी एनर्जी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी करके लेके गई उतनी ही एनर्जी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस भी लेके आई और अपने इनिशियल पॉइंट तक पहुंच गई। तो हमने क्या यहाँ पे देखा कि नेट फ्लो जीरो है लेकिन मोशन तो हो रहा है। तो वेव तो है लेकिन नेट फ्लो ऑफ एनर्जी जीरो है। तो ध्यान रखिएगा स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिनमें नेट फ्लो ऑफ एनर्जी जीरो हो जाता है। और ये जीरो कैसे होता है? यहां पर वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस इनिशियल पोजीशन तक पहुंच जाती है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपसे पूछा जा सकता है हाउ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। किसी भी वाइवा में या कोई आपकी नॉलेज चेक करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं। तो मैं यहाँ पे दो लाइंस लिख देता हूं कि स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं। ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा है, यहां से आपको एकदम ध्यान आ जाएगा। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ, किस किस की सुपरपोजिशन हुई? वेव जो आगे गई और वेव जो रिफ्लेक्ट होके वापस आई। ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव एंड इट्स रिफ्लेक्टेड पार्ट। तो स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव एंड इट्स रिफ्लेक्टेड पार्ट। तो इस तरह से स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होती हैं। अब देखते हैं स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो हमने अभी तक
इस वेव के बारे में पढ़ा उन्हीं को छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। पॉइंट नंबर 1, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ एनर्जी। कुछ नया नहीं लिखेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा वही यहां पर लिखने की कोशिश करेंगे। देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ एनर्जी। नंबर 2, देयर इज नो एडवांस मूवमेंट। जब फ्लो एनर्जी का फ्लो ही जीरो है तो यहां पे कोई एडवांस मूवमेंट भी नहीं होगी। देयर इज नो एडवांस मूवमेंट। थर्ड, देयर आर certain points which are permanently at rest known as, उन्हें हम नोड्स बोलते हैं। इस वेव में कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो परमानेंटली रेस्ट पर होंगे, जैसे ये देखिए, ये पॉइंट परमानेंटली रेस्ट पर हैं, तो इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? नोड्स। ओके। फोर्थ पॉइंट, देयर आर पॉइंट्स मिडवे ऑफ नोड्स कॉल्ड एंटीनोड्स। इनके बीच में कुछ पॉइंट्स होंगे, इनको क्या बोला जाता है? एंटीनोड्स। नोड्स के बीच में जो पॉइंट होंगे इनको बोला जाता है एंटीनोड्स। और यहां पर आपको दिख रहा होगा डिस्प्लेसमेंट कितनी है? मैक्सिमम है। फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव nodes or antinodes is equal to half the wavelength। दो कंजिक्यूटिव नोड्स और दो कंजिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस कितनी होती है? दैट इज, अगर नोड और नोड के बीच में हम डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस होती है λ/2, हाफ द वेवलेंथ। सिमिलरली एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में भी डिस्टेंस कितनी होगी? λ/2। सिक्स्थ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज equal to 1/4 times of wavelength। That is, अगर डायग्राम में हम चेक करें तो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? दैट इज λ/4। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स की होती हैं। तो आई होप आपको वेव मोशन और टाइप्स ऑफ वेव्स अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।